हे गाइस, तो आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, और एक के बाद एक इसके अंदर कुछ ना कुछ घटनाएं व्यतीत होती ही जाएंगी। तो हम देखेंगे कि कैसे उनका भारत की आज़ादी के साथ कोरिलेशन है, क्या क्या करते हैं कांग्रेस वाले, क्या क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, नरम गरम दल, सब चीज़ें इसके अंदर एक एक करके हम देख डालेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि अब 1931 के टेन्योर तक हम पहुंच चुके हैं। यहां देखते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। अब ये हमने देख लिया था कि गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है, गांधी जी मान जाते हैं इसके लिए। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पिक्चर में आएंगे, और ये आप देख सकते हैं दोनों को, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी। और यहाँ पे भी आप क्लियर कट थोड़ा मैंने कलरफुल बना दिया इसी पिक्चर को, तो यहाँ भी देख सकते हैं। अब क्या होता है, सबसे कमाल की चीज ये होती है कि गांधी की जितनी भी संधि हुई होती है वो हुई होती है इरविन के साथ, कि हम ऐसे ऐसे वहां पे अपनी डिमांड्स रखेंगे तो आपको मानिए। इरविन साहब कहते हैं कि ठीक है हम मान लेंगे। लेकिन यहां पे ब्रिटिशर्स होते हैं थोड़े से दिमाग से तेज, और वो क्या करते हैं, वो इरविन को हटा के अब वाइसरॉय किसको बना देते हैं, वेलिंगटन को बना देते हैं। अब यहां पे देखिए कि वेलिंगटन साहब कहते हैं कि भैया आपकी तो जो बातचीत हुई होगी इरविन से हुई होगी, हमारे साथ तो कोई ऐसी बातचीत हुई नहीं है, हमें तो पता ही नहीं इस बारे में, मुकर गए वो तो साफ साफ। तो यानी कि यहां पे जो डिमांड्स हैं उनको कंप्लीटली मानने वाले इरादे इनके दिख नहीं रहे थे। अब ये देखिए कि होती क्या है, चेयर्ड बाय रामसे मैकडोनल्ड, जो उस टाइम पे थे पीएम ब्रिटेन के। तो पीएम कौन थे ब्रिटेन के उस टाइम पे, रामसे मैकडोनल्ड। गांधी जी ने इसको अटेंड किया था और इरविन को चेंज करके वाइसरॉय बन गए थे, वेलिंगटन बन गए थे, है ना। अब देखिए कि गांधी जी यहाँ पे डिमांड क्या रखते हैं सबसे बड़ी। गांधी जी इन सब लोगों की डिमांड्स में से ना सबसे जबरदस्त डिमांड आपको लगेगी गांधी जी की, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि कांग्रेस जो है उसको एक तरह से कुछ कुछ एरियाज में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो थोड़ा थोड़ा सा एक अधिकार दे रखा था, लेकिन अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे थे, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया या हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया, और मेन डिपार्टमेंट अपने पास रख के बैठे थे ब्रिटिशर्स, जो काम के डिपार्टमेंट थे। तो राज तो उन्हीं डिपार्टमेंट से बनेगा ना, राज तो तभी स्थापित होगा। तो गांधी जी ने डिमांड रख दी कि हमें कंप्लीट कंट्रोल दे दिया जाए डिफेंस का और फॉरेन अफेयर्स का। तो ये सबसे जबरदस्त डिमांड, इन सब डिमांड्स में से यही डिमांड आपको देखने को मिलेगी। बहुत सोची समझी और दिमाग से तेजी वाली डिमांड थी, लेकिन वेलिंगटन को समझ थी। अब आप समझिए ना कि वेलिंगटन, यहाँ पे ब्रिटेन वाले जो थे वो गांधी जी से इतना परेशान क्यों हो रहे थे, वो इनकी डिमांड जो कांग्रेस की है इजीली मान क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ऐसी ऐसी डिमांड्स लेके आ रही थी अब जो दिमाग से बहुत ज्यादा तेज तरीके वाले लोग ही सोच सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि वेलिंगटन क्या करते हैं, अभी बातचीत चल ही रही होती है, मान भी नहीं रहे होते हैं, इतने में एक बंदा खड़ा होकर ये बोल देता है, B.R. अम्बेडकर साहब, कि भैया मुझे तो चाहिए है डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। अब जैसे ही ये बंदा बोलता है, यहां से उधर से मोहम्मद अली जिन्ना साहब बोल देते हैं कि हमें भी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। बस ये दो आवाजों की आने की देरी थी और गांधी जी और इन सब के बीच में हो जाती है बहुत ज्यादा आर्गूमेंट शुरू, बहस शुरू हो जाती है। एकदम आप समझिए कि गाली गलौज के लेवल तक की ये आर्गूमेंट्स दोनों के बीच में, B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हो जाती है यहां पे भरी सभा में। अब वेलिंगटन साहब कहते हैं कि बंद करो ये सारी अपनी डायरियां वगैरह, इसको रख दो सबको साइड में, सबसे पहले यहां पे शो चल रहा है, दिस इज द शो टाइम, लेट्स एंजॉय इट। तो वो कहते हैं कि चलो इनके बीच में जो चल रहा है इस सबको हम देखते हैं और एंजॉय करते हैं पहले। यानी कि ये जो गांधी जी की मेन डिमांड थी ये तो धरी की धरी रह गई, और इसी चीज में सारे के सारी गोल जलेबी की तरह मुद्दा उलझ के रह गया, और ये किसी नतीजे तक पहुंचती ही नहीं है। और इसमें अगर कोई पूछ ले कि विमेन रिप्रेजेंटेटिव कौन थी, तो सरोजनी नायडू जो थी वो औरतों की रिप्रेजेंटेटिव बनके इसके अंदर गई थी। तो ये आपको पूरे का पूरा मुद्दा दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसमें गांधी जी भी गए थे। अब जब यहाँ पे ये चीज सेपरेट इलेक्टोरेट वाली आ गई ना दिमाग में, अभी टू नेशन थ्योरी नहीं आई है दिमाग में, समझना इस चीज को। मोहम्मद अली जिन्ना ने अभी तक टू नेशन थ्योरी नहीं की है प्रपोज, और कब करेंगे अभी आपको आगे चल के समझ में आएगा। अब देखो 1931 के अंदर ये सब हुआ, यहां पे देखिए आप 1931 में ये सब हुआ, तो 1932 में उसका इंपैक्ट देखने को क्या मिल रहा है, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने शुरू हो गए, कि मुस्लिम्स को अलग दे दिया, सिख्स को अलग दे दिया, दलित्स को अलग दे दिया, डिप्रेस्ड क्लास को, है ना। तो यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया डिप्रेस्ड क्लास को, और यहां पे वेटेज दे दी गई मुस्लिम्स को कई सारी प्रोविंसेस में जहां पे वो माइनॉरिटी में थे। अब ठीक है, मुस्लिम्स तो अपना डिमांड रख रहे थे, लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लास थे तो वो भी हिंदू ही। अब यहां पे गांधी जी का सीधा सीधा ये बोलना था कि इससे जो है हिंदुइज्म के अंदर, यानी कि हम लोग जो भारतीय लोग हैं, हमारी जो एक यूनिटी है उसको ये छिन्न भिन्न करेगा, और ये चीज इसलिए गांधी जी मानने को तैयार नहीं थे। तो आप देखिए कि जब गांधी जी
इस पूरे के पूरे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर देते हैं ना, इनको देखिए पहले तो जेल से निकाल दिया जाता है गांधी इरविन पैक्ट में, बाद में फिर से इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि कितना दोगलापन ब्रिटिशर्स का देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट क्यों थे, ये भी मैंने आपको बता दिया गांधी जी। ये पूना पैक्ट यहाँ पे अब होने वाला है, पूना समझौता होने वाला है। अब इसमें क्या होता है कि गांधी जी जब जेल में होते हैं ना, यरबदा जेल में, तो वो चले जाते हैं एक अनशन के ऊपर और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लग जाती है। वो कुछ ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं ये, उनका मानना था कि भैया ये जो तुम कर रहे हो ना सेपरेट इलेक्टोरेट बी.आर. अम्बेडकर साहब के अगेंस्ट, उनका ये पूरा का पूरा फास्ट था कि ये नहीं होना चाहिए। अब जब कांग्रेस के जो मेन लीडर्स हैं जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, मदन मोहन मालवीय साहब हो गए, ये लोग देखते हैं तो ये गांधी जी को देख के इनसे रहा नहीं जाता और ये सोचते हैं कि भैया ऐसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये बनते हैं मीडियोकर, तो ये मिडल मैन बनते हैं बीच में। ये बी.आर. अम्बेडकर साहब को जैसे तैसे करके मनाते हैं कि भैया प्लीज़ आप मान जाइए, हम लोग आपस में बातचीत करके इस चीज़ का कोई ना कोई मुद्दा सुलझा लेंगे, आप बाद में हम एक दूसरे से बात करेंगे इस बारे में, सब कुछ हो जाएगा, सब मैटर सोल्व हो जाएगा, आप अभी के लिए इस मुद्दे को छोड़ दीजिए क्योंकि हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। तो बी.आर. अम्बेडकर फाइनली इन दोनों की बात को मान लेते हैं और क्या होता है, बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको बोलते हैं पूना समझौता या फिर कहें कि पूना पैक्ट। और ये जो है गांधी जी नहीं साइन करते इसको, गांधी जी तो यरवदा जेल के अंदर है भाई। गांधी जी से बातचीत करने के बाद इसको साइन कौन करता है गांधी जी के बिहाफ पे, राजेंद्र प्रसाद जी और मदन मोहन मालवीय जी। ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और अगर बोला जाए कि किसके बीच में हुआ तो बी.आर. अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच में ये पूना पैक्ट होता है। और यहाँ पे देखिए गांधी जी फिर बाद में एक हरिजन नाम की पत्रिका भी निकालते हैं। ये पूरा बी.आर. अम्बेडकर साहब को आश्वासन भी देते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक आप टेंशन मत लीजिए, डिप्रेस्ड क्लास का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिर ये एक टर्मिनोलॉजी भी देते हैं डिप्रेस्ड क्लास को, हरिजन, वो अभी आगे देखेंगे तो सब आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये भी कब हो रही है, 1932 के अंदर हो रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कि बी.आर. अम्बेडकर साहब फिर गए हुए हैं, सिक्स गए हुए हैं, ये पूरे का पूरा मुस्लिम कुनबा बैठा हुआ है यहाँ पे आप देखिए। तो यहाँ अगेन फिर क्या होता है कि कांग्रेस का कोई भी लीडर नहीं जाता है, यहाँ पे सबसे कम लोग जाते हैं, 46 पीपल इसको अटेंड करते हैं। कांग्रेस इसको कंप्लीटली बॉयकॉट कर देती है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस डिमांड कर रही है वो तो ये लोग पूरी ही नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस इसको क्या करेगी। और साथ में जो इसका आउटकम निकलता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, यानी कि ये जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई आप समझना, इनका जो फाइनल आउटकम निकलता है वो निकलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बाद में जाके बनता है। और अगर कोई पूछ ले कि तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो वो बी.आर. अम्बेडकर साहब केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो मेन लीडर्स में हैं कि जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। क्योंकि ये जो थे इनका ध्यान इसमें बहुत ज़्यादा था, इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी कि भैया जो संविधान है ना उसको बनाने में मैं जितना मैक्सिमम अपना कंप्लीट योगदान दे सकता हूँ ज़रूर दूँ, ताकि जो डिप्रेस्ड क्लास लोग हैं उनके भी हितों का कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि वो उनको कुचल दिया जाए नीचे और फिर जो अपर क्लास है वही अपलिफ्ट होती रहे और नीचे वाले लोग कहीं दब के रह जाएं। तो ये इनका एक विचार था इसमें। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग चीजें हुई हैं। 1933 की बात करते हैं तो हरिजन पत्रिका निकालते हैं गांधी जी। ये मैंने शुरू में भी बताया था जब न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं के बारे में गांधी जी की बताया था, इंडियन ओपिनियन के बारे में बताया था, तो वहां भी बताया था मैंने ये आपको कि 4 पत्रिकाएं गांधी जी टोटल निकालते हैं। और इसी दौरान रहमत अली खान जो होते हैं वो एक कॉइन करते हैं नई टर्म जिसको बोलते हैं कि पाकिस्तान। आप समझना कि यहीं से थोड़े थोड़े इरादे बनने शुरू हो गए कि भैया हमें कोई ना कोई सेपरेट नेशन चाहिए। यहाँ से सिर्फ एक इरादा शुरू हुआ है अभी। और 1934 में फिर क्या बनता है, हरिजन सेवक संघ भी बनता है। अच्छा, हरिजन सेवक संघ हो गया और एक हरिजन पत्रिका हो गई। ये देखिए न्यूज़पेपर हो गया, गांधी जी इसको स्टार्ट करते हैं। ये फोटोज इसीलिए लगाई हैं ताकि आपको याद रहे। अब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 वाला, ठीक है। ये 1935 है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा है, ये 1935 वाला। ये किसका कंक्लूजन है, ये है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी हुई थी उनका कंक्लूजन होता है ये। और इसी में क्या बनता है फिर, आरबीआई, फेडरल कोर्ट, पीएससी, एफपीएससी, ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इसी एक्ट के तहत बनाए जाते हैं भारत के अंदर। अब देखिए कि एक और कमाल की चीज होती है 1937 में जाके, इसके बारे में अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। 1937 में क्या होता है, गुलाम भारत का फर्स्ट एवर इलेक्शन होता है इंडिया के अंदर। और ये जो गुलाम भारत का इलेक्शन है ना, इसके साथ साथ एक और चीज होती है, इंडिया सेल्फ रूल मूवमेंट। अब ये इलेक्शन के ऊपर फोकस कौन करता है उस टाइम पे, इसको
बहुत ज़्यादा फोकस में लेके आते हैं नेहरू जी, जेएल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। और अगर कोई पूछ ले कि एकमात्र ऐसी मूवमेंट जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपने दम पे चलाई है, तो वो हम बोलेंगे इंडिया सेल्फ रूल मूवमेंट। ये नेहरू जी ने अपने दम पे पूरी की पूरी मूवमेंट को डायरेक्ट किया था। इसमें इनका ये मानना था, इनका अंग्रेजों को सीधा सीधा ये कहना था, भाई कि आप इलेक्शन करवा के देख लीजिए और देख लीजिए कि लोग किसको हम अपना नेता बनना देखना चाहते हैं। क्योंकि उस टाइम पे देखिए, समझिए भारत के देश के हालात, मुस्लिम्स भी बैठे हैं वहां पे, सिख्स भी बैठे हैं, और भी प्रिंसली स्टेट्स भी बैठी हुई हैं वहां पे। जो राजा महाराजा लोग हैं उनको अभी तक अंग्रेजों ने छेड़ा नहीं है, वो बैठे हुए हैं अपना राजपाट कर रहे हैं, लेकिन हैं अंग्रेजों के अधीन ही, उनके ही गवर्नर बन के बैठे हुए हैं। और साथ में देखिए कि अंग्रेज खुद बैठे हुए हैं, यानी कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी नेहरू जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं कि भैया आप इलेक्शन करवाइए और देखिए कि फिर हम क्या जलवे दिखाते हैं, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां पे अब जब इलेक्शंस करवाए जाएंगे तो क्या होगा, वो एक प्रॉपर मैंने स्लाइड ही बनाई है, जहां मैं दिखा देता हूं आपको 1937 की। अभी वापस से उसी स्लाइड पे आएंगे, उसमें बहुत कुछ और भी है बताने वाला। यहां पे देखिए कि कांग्रेस जो है ना, यहां जैसे ही इलेक्शन करवाए जाते हैं, टोटल उस टाइम पे भारत के अंदर 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी। जैसे आज की डेट में स्टेट्स हैं, है ना, उस टाइम पे स्टेट्स नहीं, इनको प्रोविंसेस बोला जाता था, तो 11 प्रोविंसेस थी। अब उन 11 प्रोविंसेस में 7 प्रोविंसेस के अंदर तो कांग्रेस सीधा सीधा जीत जाती है, 7 प्रोविंसेस के अंदर। और ये जो अपना मद्रास वाली प्रोविंस होती है, सॉरी मद्रास कह रहा हूं, बॉम्बे वाली प्रोविंस होती है, और बंगाल वाली बीबी, ठीक है, यहां पे ब्रिटिशर्स की ही हुकूमत कायम रहती है, यानी कि यहां पे ये लोग नहीं जीत पाते। लेकिन जो एक सेकंड, नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक सेकंड रुकिए। यहां पे जो कांग्रेस जीतती है ना, 5 जगह पे जीतती है, 5 मेन जगहों पे कंप्लीट आ जाती है इनकी, ठीक है। कंप्लीट आती है, कहां पे आती है, बॉम्बे में आती है, यूपी में, मद्रास में, उड़ीसा में, सेंट्रल प्रोविंस में, बिहार में और एनएफडब्ल्यूपी में, ठीक है। लेकिन जैसे बंगाल हो गया, बंगाल में इनकी कंप्लीट मेजोरिटी नहीं आ पाती है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि बंगाल में जो मेजोरिटी में, बंगाल के अंदर मेजोरिटी में कौन है, मुस्लिम्स हैं, ठीक है। वो हमने पहले भी देखा, बंगाल विभाजन के टाइम में भी देखा, तो वहां पे जो मेजर सीट्स आती हैं वो मुस्लिम लीग की आती हैं, लेकिन वहां भी मुस्लिम लीग जो है वो मेजोरिटी में नहीं आ पाती है, ध्यान देना इस चीज को। लेकिन ये जो कांग्रेस है, ये 5-5 जगह पे पूरी कंप्लीट मेजोरिटी में आई है, समझना। इसको कोलिशन की जरूरत नहीं पड़ी किसी भी रीजनल पार्टी के साथ, लेकिन वहां पे भी मोहम्मद अली जिन्ना साहब को तो वहां भी कोलिशन की जरूरत पड़ गई थी। तो ये एक छोटी सी समस्या थी कि मुस्लिम लीग जो है ना, वो अभी भी कहीं पे भी स्टैंड नहीं हो पा रही थी अलग से, क्योंकि तादाद उनकी कम थी, उतनी ज्यादा नहीं थी, और उनको सपोर्टर उतने नहीं थे जितने कि कांग्रेस के थे, आप समझना इस चीज में। और साथ में देखिए कि एक और चीज है, ये तो 7 प्रोविंसेस का बता दिया, लेकिन कंप्लीट मेजोरिटी वाली ये रही प्रोविंसेस, ठीक है। अच्छा, ये मैं वही देख रहा था, कंफ्यूजन हो रही थी कि कंप्लीट मेजोरिटी वाली प्रोविंसेस कौन सी, ये है 5 प्रोविंसेस हैं जो कंप्लीट मेजोरिटी वाले हैं, यूपी, बिहार, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड उड़ीसा। अब देखिए बंगाल का रीजन मैंने बता दिया, ये बॉम्बे से भी आ जाते, बॉम्बे पे, लेकिन इनको उतनी मेजोरिटी में सीट्स नहीं आई, क्योंकि वहां पे भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, थोड़ा सा खेल खेला, बैलेट बॉक्सेस चेंज करवा दिए, जिसकी वजह से बॉम्बे में ये सब हुआ, लेकिन फिर भी ये बॉम्बे से जीत जाते हैं। अब 2 एक एरिया ऐसे भी थे, जैसे पंजाब का और सिंध का, जहां पे इनकी मेजोरिटी में सीट्स नहीं आई कांग्रेस की, तो यहां पे क्या होता है, फिर रीजनल पार्टीज जो होती है उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। कुल मिला के ये पूरे के पूरे मैं इलेक्शंस की स्टोरी आपको बता रहा हूं। ये 5 प्रोविंसेस में कांग्रेस की कंप्लीट मोनोपोली बनी, इन 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस एक तरह से जीत जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और कुछ जो इलेक्टोरेट्स होते हैं वो ऑलरेडी मुस्लिम्स को अवॉर्डेड होते हैं कम्युनल अवार्ड्स के तहत, तो वहां पे कांग्रेस वैसे भी खड़ी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से नहीं तो बहुत जगह पे और भी जीत जाती। तो आप देखिए कि ये जो चीज होती है ये एक सक्सेसफुल चीज हो जाती है, यानी गुलाम भारत के अंदर एक बहुत बड़ा इलेक्शन होता है जिसके अंदर कांग्रेस विनिंग सिचुएशन में है। लेकिन यहां पे अगेन दूसरी साइड में हम देखें तो जो मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एम, ठीक है, ये जो है ये उतना ज्यादा निखर के नहीं आ पाती है, स्टैंड आउट नहीं हो पाती है। तो यहां से जिन्ना साहब को एक बात समझ में आ जाती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट से भी बात नहीं बन रही है, यानी कि यहीं से जो शुरुआत होने लग जाएगी 2 नेशन थ्योरी की, भैया, कि इस देश में रह के हम मुस्लिम्स जो हैं पूरे देश पे राज करने के सिचुएशन में नहीं आ सकते हैं, यहां पे ये हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो चाहते थे कि 2 नेशंस बने, 2 नेशन थ्योरी पे उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर शुरू में वो इसके पक्ष में नहीं थे, बाद में ये सिचुएशन आई है, ठीक है। शुरू में तो आप देखिए ना कि भगत सिंह तक को सपोर्ट कर रहे थे, बहुत जगह पे वो सपोर्ट कर रहे थे। फिर एंड में वो जब आप देखिए लखनऊ पैक्ट होता है तो वहां भी हिंदू मुस्लिम्स को इकट्ठा कौन लेके आता है, वहां भी जिन्ना साहब ही लेके आते हैं। तो शुरू में ये बढ़िया रहे, लेकिन बाद में जब इनको ये सिचुएशन
समझ में आनी शुरू हो गई, तो इन्होंने बोला कि भैया ऐसा नहीं हो पाएगा, हमें तो फिर टू नेशन थ्योरी पे काम करना है। ये मैंने रीजन भी बता दिया उसका। अब इसी सिचुएशन में, इसी दौर में देखिए क्या हो रहा है। 1939 से 1945 में क्या होता है, ब्रेकआउट होता है वर्ल्ड वॉर 2। अगेन देखिए कि अब ब्रिटिशर्स के छक्के छूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको पूरे के पूरे दुनिया के साथ लड़ाई मोल लेनी है। अलग अलग तरह के वो बने हुए धड़े बने हुए हैं, एक तरफ इनके एंटी पार्टी है, एक तरफ ये हैं, इनके साथ कुछ कंट्रीज हैं, दूसरे वालों के साथ कुछ अलग कंट्रीज हैं। तो इस तरह से जैसे कि जापान जो था, जर्मनी जो था, वो दूसरी तरफ था, तो वहाँ पे उस चीज़ का फायदा कौन उठाएंगे, सुभाष चंद्र बोस उठाएंगे अभी। अब देखो 22 दिसंबर 1939 को क्या होता है, डिलीवरेंस डे होता है, यानी मुक्ति दिवस होता है। मैंने क्या बताया था आपको कि 7 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट है किसकी, कांग्रेस की। अभी ध्यान देना इस चीज का। और यहां पे डिलीवरेंस डे आता क्यों है पिक्चर में, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसमें ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इंडिया को धकेल देते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, और बोलते हैं कि इंडिया जो है वो इंग्लैंड वालों का यानी ब्रिटिशर्स का एलाय है। एलाय मतलब कि इनका दोस्त है, जबकि भारत के सेना जाएगी भैया वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए, किससे पूछ के, हमारी मर्जी ना कि हम भारतीय वहां पे जाना चाहते हैं या नहीं चाहते। आप अपने दम पे अपनी मर्जी से ब्रिटिशर्स कैसे ये बोल सकते हैं कि भैया नहीं, भारतीय तो हमारा साथ देंगे, क्योंकि अब हमने गुलाम बना के बैठे हैं इसलिए। तो इसका विरोध करते हैं पूरे के पूरे कांग्रेस वाले। कांग्रेस इसके हो जाती है एकदम खिलाफ, और गांधी जी भी थे इसके एकदम खिलाफ। कांग्रेस और गांधी जी इसके थे खिलाफ। अब यहां पे क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो होते हैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग जो होती है वो अंग्रेजों को करती है इसमें सपोर्ट कि हम आपका साथ देंगे इसके अंदर। तो यहां पे जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो इसमें क्या, देखिए ये बेसिकली वही वाली बात है कि जिन्ना साहब अगर मुस्लिम्स जो हैं वो अगर इनको फेवर दे रहे हैं ब्रिटिशर्स को, तो बाद में ब्रिटिशर्स भी इनको फेवर देके जाएंगे ना वो टू नेशन थ्योरी वाले में। सिंपल सी बात ये है। तो यहां पे इसीलिए डिलीवरेंस डे यानी कि मुक्ति दिवस मनाया जाता है कि भैया आज कांग्रेस से पूरे के पूरे मुसलमानों को मुक्ति मिल गई। एक तरह से ये समझिएगा ये कि मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया, कि इनका मानना था, इन्होंने एक तरह से एक प्रोजेक्शन की कि भैया जहां जहां पे भी कांग्रेस थी ना, वहां वहां जितने भी मुस्लिम्स थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो इस वजह से ऐसी इमेज क्रिएट करने की कोशिश की ताकि कांग्रेस की इमेज को हैम्पर कर दिया जाए। और इसीलिए इन्होंने बोला कि आज बहुत खुशी का दिन है कि जब ये 7 की 7 प्रोविंसेस से गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसने विड्रॉ कर लिया है और अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी कि यहां पे देखिए ये खुद तो बहुत ज्यादा जगह से नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन जब ये लोग बाहर जा रहे हैं कांग्रेस के तो इनको एक तरह से खुशी हो रही है, और उसको ये डिलीवरेंस डे के तौर पे मनाया जा रहा है, मुक्ति दिवस के तौर पे। ये कब हो रहा है, 22 दिसंबर 1939 को हो रहा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये तो हो गया। अब बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले ये बात पे हम ऐसे ही कायम रहेंगे, ये अब भूलना मत कि डिलीवरेंस डे हो चुका है, क्योंकि अब टू नेशन थ्योरी आगे पिक्चर में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन बीच में एक और बात करना जरूरी है सुभाष चंद्र बोस की, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और ऐसी सिचुएशन में देखिए कांग्रेस वालों को ही, पहले तो कांग्रेस वाले अगेंस्ट हो गए कि नहीं भैया हम आपका साथ नहीं देंगे। बाद में फिर कांग्रेस वाले ये बोलने लगे कि ठीक है हम आपके साथ हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे वो तो कंप्लीटली अंग्रेजों के अगेंस्ट ही थे। तो अब ये क्या क्या करते हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। 1925 के अंदर देखिए सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट किया जाता है और इनको अलीपुर जेल के अंदर भेजा जाता है, और मंडले जेल जो है वाया म्यांमार। ठीक है, एक पहले अलीपुर में भेजा जाता है, फिर मंडले जेल में भेजा जाता है म्यांमार के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू। फिर 1938 में क्या होता है, इनका हरिपुर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। ये मैंने आईएनसी के जो अपना सेशन है उसके अंदर भी सारे का सारा कवर करके बताया था। अब आप देखिए कि 1937 के अंदर क्या हुआ था। अभी हम देखे हैं कि गुलाम भारत के इलेक्शन हुए थे, और 1938 में हरिपुर सेशन हो रहा है जहां पे सुभाष चंद्र बोस जीत रहे हैं कांग्रेस के अंदर, यानी कि एक बहुत बड़ी पोजीशन पे आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी 7 प्रोविंसेस में भी कायम है। समझ लेना इस चीज को। अब इनके पीछे इतना इतना हुजूम चल रहा है, ये सुपर हीरो बन के बैठे हुए हैं और लोग इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो भाषा थी, इनके जो स्पीच के तरीके थे, इनके जो वर्ड्स थे, उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। इनकी जो इमेज ऐसी बनी थी कि भैया लोग इनके पीछे हो लेते थे जब ये अपनी स्पीच दिया करते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1939 के अंदर त्रिपुरी सेशन होता है। अब देखिए कि कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में है और यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती ही जा रही है। तो यानी कि
त्रिपुरी सेशन होता है और उसके अंदर गांधी जी अड़ जाते हैं कि भैया यहाँ पे ना सुभाष चंद्र बोस को नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पे पी सीतारामैया को बनाया जाएगा और जिसको भी वोट देनी है वो पी सीतारामैया को देगा वोट। अगर आपने पी सीतारामैया को वोट दी तो समझ लेना कि गांधी को वोट दी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस अच्छे खासे मार्जिन के साथ गांधी जी की सपोर्ट के बाद भी पी सीतारामैया को हरा देते हैं। तो हुई ना कमाल की बात, यानी कि इसी से पता लगता है कि इनके पीछे कितना हुजूम था, ठीक है। लेकिन गांधी जी इससे खुश नहीं होते, जिसकी वजह से इनके बीच में कुछ ना कुछ आपसी कलेश होता रहता है, क्योंकि आइडियोलॉजी दोनों की अलग थी। ये थोड़े गर्म दल वाले हो रखे थे और गांधी जी बहुत ज्यादा नरम हो रखे थे, तो जो कोलिजन हो रहा था आइडियाज का हो रहा था इसके अंदर। तो इसीलिए फिर एट द एंड सुभाष चंद्र बोस को लगता है कि ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे गांधी जी की, पॉलिटिकल गुरु माना करते थे उनको, तो ये एट द एंड इन्हें लगा कि भैया आप कितना इनसे झगड़ेंगे। तो इन्होंने बोल दिया कि ठीक है गांधी जी, ये रही आपकी आईएनसी की सीट, आप रखिए यहाँ पे, हमें नहीं चाहिए, हम चलते हैं अपना और कोई और नया फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हिसाब बना लेते हैं अपना जाके कलकत्ता के अंदर। यहीं से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है और अब सुभाष चंद्र बोस का पूरा अपने दम पे करेंगे जो भी ये चीजें करेंगे, ठीक है भाई। अब वहां पे पी सीतारामैया को नहीं बनाया जाता है जिस सेशन में ये होता है, ठीक है, क्योंकि अब ये तो पी सीतारामैया को तो 1948 में जाके बनाया जाता है, वहां पे इनके साथ जेएल नेहरू भी बनते हैं, क्योंकि अब तो फिर प्रेस्टीज की सवाल हो जाएगा ना कि उसी के लिए सब कुछ किया जा रहा था। अच्छा, एक और चीज देखिए कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये गांधी जी को दो टाइटल देते हैं, एक तो देते हैं राष्ट्रपिता का, दूसरा देते हैं बापू का। लेकिन जब हम किताबें पढ़ते हैं, राष्ट्रपिता का टाइटल तो इन्होंने दिया है, ठीक है, एक एसएन बनर्जी साहब का भी हमने देखा था, तो वो राष्ट्रपिता का नहीं था। वापस से जाइएगा, शुरू वाले सेशंस में ही मैंने आपको पूरा का पूरा बता रखा है कि वो कौन सा टाइटल था एसएन बनर्जी को जो मिला था, राष्ट्रगुरु था वो, राष्ट्रपिता नहीं था। वहां भी मैंने ये बात क्लियर की थी आपको कि गांधी जी का टाइटल अलग है और इनका अलग है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको देखने वाली है कि जो बापू का टाइटल है, मैंने पहले भी बताया था कि ये एक और थे व्यक्ति, सेंट राउत, वो चंपारण वाला जब मैंने बताया था ना, राजकुमार शुक्ला वाला, वहां मैंने बताया था कि इन्होंने भी इनको यही टाइटल दिया था बापू का। तो ये जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज लिखी हुई है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट वाली चीज है। लेकिन अब देखिए कि यहाँ तो एससी बोस होगा या ये राउत होगा, तो जो भी इनमें से ऑप्शन में होगा उसको आप मार्क कर दीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है कि ये सेंट राउत है जो इन्होंने बापू का टाइटल दिया है, और राष्ट्रपिता का जो टाइटल है ये सुभाष चंद्र बोस ने इनको दिया है। बट स्टिल मैंने दोनों चीजें इसीलिए मेंशन कर दी कि कुछ सोर्सेज में ये लिखा है, कुछ सोर्सेज में वो, एक कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीज है। बट मुझे लगता है अगर पेपर में आए तो इसको मार्क करना ज्यादा जरूरी रहेगा। चलिए, अब 1945 में तो अच्छा ये तो एयरक्राफ्ट क्रैश है, इसके बारे में तो बाद में आते हैं। एक आईएनए की बात करते हैं, तो आईएनए के फाउंडर जो है वो रास बिहारी बोस हैं और इसके रियल फाउंडर जो है सुभाष चंद्र बोस माने जाते हैं। अभी आपको मैं समझाता हूं कि क्यों। देखिए, क्योंकि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया इन्होंने, लोग इनके पीछे हुजूम हो रखा था, बहुत ज्यादा पगला रखे थे लोग सुभाष चंद्र बोस के पीछे। अब जब ये चीज ब्रिटिशर्स को पता लगती है तो उन्हें लगता है कि ये आदमी कुछ नुकसान कर सकता है, क्योंकि पहले ही गरम दल वालों से वो इतना परेशान थे, फिर उसके बाद भगत सिंह ने किया, चंद्रशेखर आजाद ने ये सब किया, करतार सिंह सराबा, बिस्मिल, इतने सारे लोगों ने इतना नाक में दम करके रखा हुआ था कि अब उन्होंने सोचा कि अगर ये बंदा भी ये ऐसे नारे लगाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अगर ये ऐसे ऐसी भड़काएगा लोगों को तो इसके ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको नजरबंद कर देती है इन्हीं के घर के अंदर। और वहां पे देखिए कि ये क्या करते हैं, अब इनको पता है कि भैया मेरे को तो देश के लिए कुछ करना है, अगर मैं यहीं पे नजरबंद रहूंगा तो समस्या मेरे लिए ही है। तो ये एट द एंड एक काम करते हैं, एक सेकंड में इसका ना एक और कॉपी बना लेता हूं ताकि समस्या ना रहे इसके अंदर। हाँ जी, ये एक काम करते हैं, ये अपना भेष बदलने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। तो अब देखिए कि ये कलकत्ता में यहाँ पे अंदर कैद में है, नजरबंद है, लेकिन ये उसको छोड़ के भागते हैं और ये खबर पूरी फैमिली तक को भी नहीं होती, किसी को भी नहीं होती, सिर्फ इनके भाई को पता होता है कि ये यहां से जा रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ये यहां से निकलकर पेशावर के रास्ते से पहुंच जाते हैं साहब मॉस्को, ठीक है। अब यहाँ पे ये रशिया में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखिए कि रशिया वाली साइड में पहुंच के ये उनसे बातचीत करते हैं कि भैया इस ऐसे ऐसे हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, और ये उनको कन्विंस कर लेते हैं एयर स्ट्राइक के लिए। अब देखो, रशिया ने यहाँ पे करनी है भारत के अंदर एयर स्ट्राइक, लेकिन एयर स्ट्राइक एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एयर स्ट्राइक की जाएगी तो भारतीय जो लोग हैं वो लोग, आम जनता भी मारी जाएगी उसके अंदर। तो और ऊपर से यहाँ से इतनी दूर एयर स्ट्राइक करेंगे तो वो एक और बड़ा दिक्कत वाली सिचुएशन है। यानी कि अभी सुभाष चंद्र बोस को और हेल्प चाहिए है। तो ये क्या करते हैं, वाया यूरोप घूमते फिरते हुए, यहाँ पे अफ्रीका भी होते हुए
एट द एंड जो ये पहुंचते हैं, देखिए कई जगह पे ये जा जाके लोगों को, जर्मनी भी जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाके लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। अब एट द एंड ये जब जाते हैं तो ये पहुंचते हैं सिंगापुर के अंदर, आईएनए यहाँ पे बनाते हैं, रास बिहारी बोस 1942 में बना चुके हैं ये आईएनए, ठीक है। और रियल फाउंडर यहाँ पे बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनको रियल फाउंडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी कमान जो है इन्होंने संभाली थी। एक्चुअली में होता क्या है कि वर्ल्ड वार चल रहा है और जापान जो होता है, जापान जो है इसके अगेंस्ट है भारत के अगेंस्ट, मतलब कि ब्रिटेन के अगेंस्ट है एक तरह से, क्योंकि ब्रिटेन में भारत में ब्रिटेन वालों का राज है। तो जापान देखिए कि एक तरह से हारने की कगार पे होता है इस वर्ल्ड वॉर में। तो ये क्या करता है, ये इन्होंने कुछ कैदी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि इनके साथ युद्ध हो रहा है, तो जो कैदी इन्होंने पकड़ रखे थे ना जापान वालों ने, ये पॉलिटिकल मतलब एक तरह से जो प्रिजनर्स हैं, ब्रिटिश इंडिया के जो प्रिजनर्स हैं, जो भारतीय ही पकड़े थे इन्होंने, उनको ये एक जो उनकी पूरी की पूरी टुकड़ी होती है ना, ये मोहन सिंह नाम के व्यक्ति होते हैं, उनको दे देते हैं। और वो मोहन सिंह इनके साथ बेसिकली डील कर रहे होते हैं, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस भी यहीं पे पिक्चर में आते हैं। तो वो मोहन सिंह बातचीत करते हैं फिर सुभाष चंद्र बोस से। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी सांठगांठ चलती है कि भैया जापान हमारी हेल्प करेगा, और जापान की हेल्प से ये जो टुकड़ी है हमारी सेना की, जो इंडिया के ही है व्यक्ति, समझिए ये सारे व्यक्ति कहाँ के, भारत के ही है ये व्यक्ति, जिनको कि जापान ने कैद किया था। और यहाँ पे सिर्फ सुभाष चंद्र बोस और मोहन सिंह के कहने पे वो टुकड़ी इनको दे दी गई थी, ताकि ये लोग हमला कर सकें भारत के ऊपर, और साथ में जापान की सेना भी जाएगी। अब देखो कि यहां से हमला करना है इस तरफ। अब होता क्या है उस सिचुएशन में कि यहां बहुत ज्यादा, उन दिनों में क्या होता है, बहुत ज्यादा मौसम खराब, इतना ज्यादा बुरे हालात, बारिशों का टाइम, हवाएं चल रही हैं, आंधी तूफान चल रहे हैं। तो ये जो सिचुएशंस थी ना, बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं थी। और दूसरी चीज, एक और चीज थी कि गांधी जी जो थे, गांधी जी ऑलरेडी अगेंस्ट थे सारी के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अब गांधी जी ने ये बोला कि भैया ये जो वर्ल्ड वॉर है ना, इसमें हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और ऐसी ही सिचुएशन, और ऊपर से गांधी जी अगेंस्ट हो रखे थे, तो इनको ऐसे मैसेज पहुंचते सुभाष चंद्र बोस को कि भैया गांधी जी तो अब इन्हीं की साइड है एक तरह से। इन नटशेल ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाती है। इन्हें लगता है कि कांग्रेस तो अलग टेंजेंट पे चल रही है और गांधी जी अलग टेंजेंट पे चल रहे हैं। कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, गांधी जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को। तो इन्हें लगता है कि अब गांधी जी मेरी साइड हो गए हैं एक तरह से। तो ऐसी सिचुएशन में ये सोचते हैं कि भैया जो हमला हमें बाद में करना था, काफी समय बाद, वो अभी कर देते हैं। तो सब कुछ फटाफट होता है। देखिए हड़बड़ाहट में जब चीजें होती है तो गलत ही होती हैं वो। तो यहाँ पे देखिए कि ये पहले ही शुरू हो जाते हैं यहाँ से, और ये पूरी की पूरी सेना को बोलते हैं कि मैं डायरेक्टली आपको कहाँ मिलूंगा, मैं आपको डायरेक्टली यहीं भारत के अंदर मिलूंगा, आप यहाँ पे पहुंचिए। तो ये लोग अभी चल चल के नीचे से जा रहे हैं, लेकिन बीच में जापान की सेना धोखा दे जाती है, बोलती है कि भैया इतना मौसम खराब है, अभी तो हमसे नहीं हो पाएगा, फिर कभी देखेंगे। लेकिन भारतीयों की सेना आगे बढ़ती ही जाती है। उनके पास, बेचारों के पास ऑप्शन क्या है, आप देखिए समझिए। उनको तो अपने देश में भी आना है और आके यहाँ पे लड़ाई भी करनी है। बहुत सारे लोग तो रास्ते में बीमार हो रहे हैं, रसद पानी कुछ है नहीं है, कईयों को बीमारियां लग गई, ऐसा हाल चल रहा है, आप समझ रहे हैं इस चीज में। लेकिन फिर भी वो घबराते नहीं है और एट द एंड यहां तक पहुंच जाते हैं। अब आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने भी यहां पहुंचना होता है, लेकिन होता क्या है कि 1945 के अंदर की ये बात है, सुभाष चंद्र बोस कभी यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाते हैं इसको लीड करने के लिए। और इधर से इन्होंने पूरी सेटिंग की होती है, इधर से रशिया ने करी थी एयर स्ट्राइक। अब जब यही नहीं रहे, इन्होंने बेसिकली यहाँ आके सबको संभालना था, इनको इनके साथ कोऑर्डिनेट करना था, इधर से हमला होना था, इधर से हमला होना था। यानी कि ये पूरी की पूरी एक सिचुएशन अराइज होनी थी, जिससे कि ब्रिटिश आर्मी के ऊपर बहुत बड़ा भारी नुकसान पड़ता और हो सकता है कि वो हार भी जाते। लेकिन ये चीजें हो ही नहीं पाई, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का एयरक्राफ्ट पहले ही क्रैश करवा दिया गया। और वो क्रैश किसने करवाया, कैसे हुआ, अगेन ये एक मिस्ट्री थी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब के रह गई। इसका कभी डाइवल्ज हो ही नहीं पाया कि ये किसने करवाया एयरक्राफ्ट को क्रैश, और ये यहाँ पे पहुँचते ही नहीं है। लेकिन जब ये आर्मी यहाँ पे पहुँचती है आईएनए की, तो जो आर्मी यहाँ पहुँचती है, अब उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए कौन से लोग खड़े हैं, भारतीय ही खड़े हैं। यानी भारतीयों के साथ युद्ध लड़ने के लिए भारतीय ही दोनों साइड से खड़े हैं। और इनको डिक्लेयर किया जाता है भैया कि तुम तो एंटी पार्टी हो, तुम लोगों ने दूसरे देश का साथ दिया है, साथ तुम्हें देना चाहिए था भारत का, तुम दे रहे हो जापान का साथ। और इस वजह से इन लोगों को घोषित कर दिया जाता है देशद्रोही। और इनको सबको देखिए यहाँ पे लड़ाई झपट भी होती है, बहुत सारे लोग मारे भी जा रहे हैं, कोर्ट मार्शल किया जा रहा है इनको पकड़ने के बाद, इनका बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, किसी को फांसी दी जा रही है, बहुत ज्यादा इन बेचारों के साथ दुर्गति की जाती है। यानी कि ये जो टुकड़ी है ना, एट द एंड देखिए कि आप देखो सैनिकों के साथ कितना बुरा हो रहा है। बाकी छोड़िए आप सब चीजों को, आप समझिए इस चीज को। अरे ये मच्छर की ऐसी की तैसी, सैनिकों के साथ देखिए कि कितना
कितना बुरा होता है। यानी कि ये बेचारे पहले उधर लड़ रहे हैं, फिर उधर से इधर की तरफ लड़ रहे हैं, और एट द एंड इनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, एट द एंड इन्हीं को सजाएं दी जा रही हैं। यानी कि इन बेचारों के जीवन देखिए कि आप कैसा, कितना नरक जीवन इनका बन गया होगा, ये भी सोचने वाली बात है। यानी कि मैं बता रहा हूं आपको एक रियल फैक्ट, आज मैं आपको दिल की बात बताता हूं कि सिर्फ और सिर्फ सियासी लोगों के लिए ना, चंद सियासी लोगों की सियासत के लिए बहुत सारे जो आम आदमी होते हैं ना, वो अपनी जानें लगा देते हैं दांव पे। उनको एक अलग लेवल का मोटिवेशन दिया जाता है और इसी मोटिवेशन का फायदा उठाया जाता है, कोई ना कोई कॉज क्रिएट किया जाता है, और देखिए कि फायदा उसका कोई और उठाएगा, एक दो आदमी, लेकिन मरेंगे कौन? बेचारी आम जनता मरेगी। तो ये जो सोल्जर की जीवन है ना, सोल्जर का जीवन भाई एकदम दूभर वाला जीवन है, ये समझना। आज की डेट में तो फिर थोड़े हालात ठीक हो गए हैं क्योंकि युद्ध नहीं हो रहे। पुराने ज़माने में तो भैया सोल्जर को यही नहीं पता होता था कि उसका जीवन कब तक है, ऐसा तो हाल रहता था। ठीक है भाई, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इसके हेडक्वार्टर थे वो सिंगापुर रंगून के अंदर थे, आईएनए के, और अंडमान और निकोबार सुभाष चंद्र बोस को इसमें दिया गया था। और साथ में इसका जो रीनेम किया गया था अंडमान और निकोबार का, अंडमान को रख दिया गया था इसका नाम शहीद, और स्वराज रख दिया गया था निकोबार का नाम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंडमान और निकोबार का नाम किसने चेंज किया था और कैसे चेंज हुआ था। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मैं बता देता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने एक काम और किया था, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई थी, वर्ल्ड की जो पहली वुमेन कॉम्बैट आर्मी थी। नहीं तो उस टाइम पे क्या है कि वुमेन आर्मी का कोई नामो निशानी नहीं होता था, लेकिन ये पहली वुमेन कॉम्बैट आर्मी थी, और किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम पे। यही यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। आई होप कि आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं फिलहाल के लिए, और इसके बाद बस एक सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे इसको हिस्ट्री को ख़त्म कर दें, मॉडर्न वाली हिस्ट्री को हम भारत की आज़ादी तक पहुंचने की अब कोशिश करेंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।